अभिवादन। आज हम एक बहुत ही अहम प्रक्रिया पर बात करने वाले हैं जो पश्चिम बंगाल में चल रही है, विशेष गहन चुनावी पुनरीक्षण। अंग्रेजी में इसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या SIR कह रहे हैं जी। इस पर हमारी जो जानकारी है वो प्रेस सूचना ब्यूरो, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज ऑन एयर, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस और सीधे भारत निर्वाचन आयोग मतलब ECI के दस्तावेजों से ली गई है। तो हमारा इरादा है कि इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलें, समझें कि ये SIR आखिर है क्या चीज और ये पश्चिम बंगाल में ही क्यों हो रहा है इतना गहराई से, और सबसे जरूरी आम लोगों के लिए जमीनी स्तर पर इसके क्या मायने हो सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ तथ्यों पर ही रहेंगे, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये जो विशेष गहन पुनरीक्षण है SIR, ये असल में भारत निर्वाचन आयोग का एक निर्देश है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये चुनावी सूचियों की मतलब वोटर लिस्ट की एक बहुत बड़े पैमाने पर घर घर जाकर जांच करने और उसे ठीक करने की एक मुहिम है, और ये एक तय सीमा के अंदर करनी है। घर घर जाकर मतलब हर वोटर के घर? हाँ बिल्कुल। और यहाँ गहन शब्द बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि जिन इलाकों में ये हो रहा है वहाँ हर मौजूदा वोटर को, और साथ ही वो लोग जो अभी 18 के हुए हैं, वोट देने लायक बने हैं, उन्हें एक गणना फॉर्म मतलब एन्यूमरेशन फॉर्म वो फिर से भरना होगा। अच्छा, भले उनका नाम पहले से लिस्ट में हो? हाँ, यही तो खास बात है। भले ही नाम पहले से हो, फिर भी ये फॉर्म भरना और जमा करना होगा। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब नए नाम जोड़ने या पुराने हटाने जैसा नहीं है, बल्कि जो है उन्हें भी दोबारा इस प्रोसेस से गुजरना है। ये तो सामान्य वोटर लिस्ट अपडेट से काफी अलग लग रहा है। हाँ बिल्कुल, यही इसका मुख्य अंतर है। नॉर्मली क्या होता है कि मौजूदा नामों को मान लिया जाता है जब तक कोई खास आपत्ति ना आए या कोई पता वगैरह ना बदले, लेकिन SIR में आप कह सकते हैं कि हर एंट्री की, हर नाम की एक तरह से नए सिरे से पुष्टि की जा रही है। तो अधिकारी क्या करते हैं, ये जो फॉर्म जमा होते हैं उनके आधार पर मौजूदा जानकारी को वेरीफाई करते हैं। अगर कोई गलती मिलती है, जैसे नाम की स्पेलिंग या उम्र, तो उसे ठीक करते हैं। और जो लोग अब उस पते पर नहीं रहते, या मान लीजिए जिनका देहांत हो गया है या किसी और वजह से वो अपात्र हो गए हैं, उनके नाम लिस्ट से हटाए जाते हैं। मतलब लक्ष्य एक बिल्कुल ताजी, साफ सुथरी, एरर फ्री मतदाता सूची बनाना है। और ये सब जाहिर है कानूनी दायरे में ही हो रहा होगा, है ना? कोई नियम कानून तो होंगे इसके पीछे। निश्चित रूप से ये कोई हवा में नहीं हो रहा। ये पूरी प्रक्रिया निर्वाचन आयोग को जो कानूनी शक्तियां मिली हुई हैं उन्हीं के तहत की जा रही हैं। इसके लिए बाकायदा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, ये वो कानून हैं जो भारत में इलेक्शन कैसे होंगे, वोटर लिस्ट कैसे बनेगी, ये सब तय करते हैं। तो ये उसी कानूनी प्रक्रिया का एक ज्यादा इंटेंसिव मतलब गहन रूप है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया कब शुरू हुई और पश्चिम बंगाल में इसका स्केल कितना बड़ा है? क्या ये अभी चल रही है? हाँ, ये प्रक्रिया अभी बिल्कुल जोरों पर है। इसका जो दूसरा फेज है, जिसमें असल में घर घर जाकर जानकारी जुटानी है, वो 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है। ओह, यानी अभी चल रहा है? जी हाँ, और ये घर घर जाने वाला काम जो है, ये 4 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का टारगेट है। इसके बाद फिर दावों और आपत्तियों के लिए भी समय दिया जाता है और फिर फाइनल लिस्ट छपती है। ये सब तारीखें ECI तय करता है। और पश्चिम बंगाल में कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है ये? देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये वाकई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, बहुत बड़ा। ये प्रक्रिया राज्य के करीब 7.6 करोड़ वोटरों को कवर करती है। 7.5 करोड़? हाँ, और इस काम को जमीन पर उतारने के लिए 80,000 से ज्यादा बूथ लेवल ऑफिसर मतलब BLOs वो घर घर जाकर ये गणना का काम कर रहे हैं। 80,000 से ज्यादा BLOs? हाँ। ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है कि कितना बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज होगा ये। इतने सारे लोगों को कोऑर्डिनेट करना, करोड़ों लोगों से मिलना, बाप रे। बिल्कुल। समन्वय और लॉजिस्टिक्स के लिहाज से ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो आम मतदाताओं के लिए क्या खास बातें ध्यान रखने वाली जब ये BLO उनके घर आए? हाँ, ये जरूरी है। मतदाताओं के लिए जानना जरूरी है कि उनकी पहचान और प्रक्रिया की प्रामाणिकता मतलब ऑथेंटिसिटी, उसके लिए उपाय किए गए हैं। हर BLO के पास एक ऑफिशियल ID कार्ड होगा और उस ID कार्ड पर एक QR कोड भी लगा होगा। अच्छा, QR कोड? हाँ, जिसे स्कैन करके कोई भी उनकी पहचान वेरीफाई कर सकता है। और जो गणना फॉर्म वो देंगे उस पर भी BLO का नाम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिखे होंगे, तो इससे थोड़ी पारदर्शिता रहती है और फ्रॉड का चांस कम होता है। और क्या इसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है इसे थोड़ा आसान या तेज बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, इस बार कोशिश है कि प्रक्रिया थोड़ी तेज हो और ज्यादा सटीक भी। तो डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब BLOs के पास शायद टैबलेट या स्मार्टफोन हो जिससे वो डेटा वहीं का वहीं एंटर कर सकें। इससे कागजी काम कम होगा और गलतियों की गुंजाइश भी घटेगी। और इसके अलावा डेटा मैचिंग टेक्निक्स भी यूज हो रही है। मतलब पहले के SIR का डेटा या दूसरे सरकारी डेटाबेस से मिलान करके देखा जा रहा है कि कहीं डुप्लीकेट नाम तो नहीं है या जानकारी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। इससे चीजें पकड़ में जल्दी आ जाती है। ये सब तो ठीक है, प्रक्रिया समझ आ गई, पर सवाल वही है कि आखिर इस विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत पड़ी ही क्यों? क्या जो सामान्य सालाना पुनरीक्षण होते हैं वो काफी नहीं थे? आपने कहा ये ज्यादा कठोर है, तो इसके पीछे ठोस वजह क्या है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कानूनी तौर पर तो चुनाव आयोग को समय समय पर, खासकर इलेक्शन से पहले, वोटर लिस्ट को अपडेट करना ही होता है। ये तो एक रेगुलर काम है। लेकिन SIR जैसा नाम में ही है, विशेष और गहन, ये सामान्य रूटीन से कहीं ज्यादा गहराई में जाकर किया जाने वाला काम है। क्यों? क्या लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां थी? देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है वो है वोटर लिस्ट को पूरी तरह से क्लीन करना, साफ करना। इसमें कई चीजें आती हैं, जैसे एक ही आदमी का नाम कई जगह होना, मतलब डुप्लीकेट एंट्रीज, उनको हटाना, कहीं जानकारी गलत है, नाम की स्पेलिंग, उम्र, पता, फोटो, उसको ठीक करना, और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं या जिनका देहांत हो गया है उनके नाम हटाना या पते अपडेट करना। तो लक्ष्य एक ऐसी लिस्ट बनाना है जो बिल्कुल अप टू डेट हो और जमीन की हकीकत को सही दिखाए। और पश्चिम बंगाल में इस खास समय पर करने का कोई कारण? टाइमिंग भी तो जरूरी लग रही है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। टाइमिंग यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्टर है।
पश्चिम बंगाल में और कुछ दूसरे राज्यों में भी अगले कुछ समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव मई 2026 में होने की उम्मीद है। अच्छा, 2026 में। हाँ, तो चुनाव आयोग चाहता है कि इलेक्शन से काफी पहले एक बिल्कुल सटीक एक्यूरेट वोटर लिस्ट तैयार हो जाए। और शायद ये सिर्फ लिस्ट तक ही सीमित नहीं है, चुनाव की बाकी तैयारियों से भी जुड़ा होगा। हाँ बिल्कुल, ये भी एक एंगल है। हमें पता चला है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए लगभग 14,000 नए पोलिंग बूथ भी बना रहा है। 14,000 नए बूथ? जी, तो जब आप इतने बड़े पैमाने पे पोलिंग बूथ बढ़ा रहे हैं तो ये और भी जरूरी हो जाता है कि आपको एकदम ठीक पता हो कि किस बूथ के अंदर कितने और कौन-कौन से वोटर आते हैं। अगर लिस्ट साफ सुथरी और सटीक होगी तो इलेक्शन के दिन जो गड़बड़ियां होती हैं, कंफ्यूजन होता है, वो कम होगा। वोटरों को अपना बूथ ढूंढने में आसानी होगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा स्मूथ और भरोसेमंद बनेगी। इसीलिए चुनाव से काफी पहले ये सफाई अभियान चल रहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में ये मामला सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं रह गया है, यहाँ तो काफी राजनीतिक गहमागहमी भी है इस SIR को लेकर, है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पश्चिम बंगाल में SIR का मुद्दा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, ये काफी हद तक पॉलिटिकल हो गया है। यहाँ सिचुएशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, एक तरफ तो राज्य में जो विपक्षी दल हैं, खासकर बीजेपी, उन्होंने वोटर लिस्ट में कथित गड़बड़ियों को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि कुछ मामलों में शायद अवैध दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ हो। तो उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि जो भी नए आवेदन आ रहे हैं उनकी बहुत बारीकी से जांच की जाए। और दूसरी तरफ सत्तारूढ़ पार्टी का क्या कहना है? हाँ, दूसरी तरफ जो राज्य की रूलिंग पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस TMC, वो इस पूरी प्रक्रिया पर बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं। उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर किसी भी असली या योग्य वोटर का नाम गलत तरीके से लिस्ट से काटा गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे, वो इसका जोरदार विरोध करेंगे, सड़कों पर भी उतर सकते हैं और कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। उनका स्टैंड है कि किसी भी नागरिक को उसके वोट देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो ये तो चुनाव आयोग के लिए बड़ी मुश्किल स्थिति है। एक तरफ सटीकता लानी है, दूसरी तरफ राजनीतिक बवाल से भी बचना है। बिल्कुल, ये एक तरह से तलवार की धार पे चलने जैसा है। इसीलिए राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, CEO और ECI दिल्ली में, वो बार-बार आश्वासन दे रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया में पर्याप्त सुरक्षा उपाय मतलब सेफगार्ड्स अपनाए जा रहे हैं। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। अगर अपनी ड्रिंक भी लाने जा रहे हो, कुछ खाने के लिए भी जा रहे हो, आपको स्टेज पूरा बाकायदा दिख रहा है। यू आर नॉट मिसिंग एनी पार्ट ऑफ द कॉन्सर्ट। ECI ने वो प्रस्ताव माना नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। ECI अपने स्टैंड पर कायम रहा कि पहचान और पते के प्रूफ के लिए पूरे देश में एक जैसे नेशनल लेवल पर जो स्वीकृत दस्तावेज हैं वही चलेंगे, जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह। ECI का कहना था कि वोटर लिस्ट के लिए एक यूनिफॉर्म नेशनल स्टैंडर्ड होना जरूरी है। तो इस फैसले से भी थोड़ी तनातनी बढ़ी राज्य सरकार और ECI के बीच और राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। तो ये पूरी प्रक्रिया जिसमें इतना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है और इतना पॉलिटिकल टेंशन भी है, इसका पश्चिम बंगाल पर असर क्या पड़ सकता है अगर हम पहले प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल लेवल पर देखें? देखिए, शॉर्ट टर्म में मतलब अभी तुरंत तो प्रशासनिक मशीनरी पर जबरदस्त बोझ है, ये तो साफ है। जैसा आपने कहा, 80,000 से ज्यादा BLOs फील्ड में हैं, उनकी ट्रेनिंग, फिर लाखों फॉर्म बांटना, जमा करना, उनको डिजिटाइज करना, वेरीफाई करना, फिर जो दावे और आपत्तियां आएंगी उनकी सुनवाई करना, ये सब राज्य के जो स्थानीय अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से लेकर नीचे तक, उन पर भारी दबाव डालता है। इससे उनके जो दूसरे रोज के काम हैं, डेवलपमेंट के काम हैं या लॉ एंड ऑर्डर है, वो थोड़े धीमे पड़ सकते हैं। और वो 14,000 नए पोलिंग बूथ का काम भी तो साथ साथ चल रहा है। हाँ बिल्कुल, वो भी एक बड़ा काम है जो इसी के साथ चल रहा है। तो ये दोनों मिलकर लॉजिस्टिक्स और रिसोर्स प्लानिंग को और मुश्किल बना देते हैं। नए बूथ के लिए जगह ढूंढना, वहां सुविधाएं देना, फिर फाइनल वोटर लिस्ट को इन नए बूथों के हिसाब से बांटना, ये सब अपने आप में बड़े टास्क हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ये एक बहुत ही व्यस्त और चैलेंजिंग टाइम है। लेकिन अगर ये सब ठीक से हो गया मान लीजिए, तो फिर चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और सटीकता के लिहाज से फायदे क्या होंगे? हाँ, अगर ये प्रक्रिया अपने मकसद में कामयाब होती है तो फायदे भी काफी बड़े हो सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही होगा कि एक ज्यादा साफ, सटीक और भरोसेमंद वोटर लिस्ट तैयार होगी। उसमें डुप्लीकेट नाम बहुत कम होंगे, जो लोग कहीं और चले गए हैं या जिनका देहांत हो गया है उनके नाम हट जाएंगे, नए वोटर्स जुड़ जाएंगे और मौजूदा वोटरों की जानकारी भी अपडेट हो जाएगी। इसका सीधा असर इलेक्शन के दिन दिखेगा। कंफ्यूजन कम होगा, वोटरों को अपना सही बूथ ढूंढने में आसानी होगी, फर्जी वोटिंग का चांस कम होगा और जो नतीजे आएंगे उनकी वैधता मतलब लेजिटिमेसी और स्वीकार्यता बढ़ेगी। और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से गलतियां भी कम होंगी शायद। हाँ, ECI का यही कहना है कि डिजिटल टूल्स और डेटा मैचिंग से जो मानवीय भूल हो जाती है, ह्यूमन एरर, उसकी गुंजाइश भी कम होगी, जो पहले शायद कागजी काम में ज्यादा होती थी। तो लंबी दौड़ में देखें तो ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, बशर्ते ये सही से हो जाए। ये तो हुए इसके अच्छे पहलू, लेकिन आपने राजनीतिक जोखिमों की भी बात की थी, वो क्या है और कितने सीरियस हो सकते हैं? जोखिम भी उतने ही असली हैं, खासकर पश्चिम बंगाल जैसे माहौल में। सबसे बड़ा रिस्क तो है तनाव और मुकदमेबाजी का। अगर प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर लोगों को ये लगता है कि उनके या उनके समुदाय के असली वोटरों के नाम गलत तरीके से काट दिए गए हैं, हाँ। तो जाहिर है विरोध प्रदर्शन होंगे, पॉलिटिकल पार्टियां इसे फौरन मुद्दा बनाएंगी और मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। दूसरा रिस्क क्या है? दूसरा रिस्क जुड़ा है चुनावी गणित से। मान लीजिए किसी खास इलाके में नाम जुड़ने या कटने का पैटर्न कुछ ऐसा होता है कि उससे वहां के चुनावी समीकरण बदलते दिखें, भले ही वो बदलाव नियमों के तहत ही क्यों ना हुए हों, उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जा सकता है। और वो भरोसे वाली बात जो आपने कही थी, हाँ, वो बहुत ही क्रिटिकल है। पश्चिम बंगाल जैसे पोलराइज माहौल में, जहाँ पार्टियों और उनके समर्थकों में एक दूसरे पर गहरा अविश्वास हो, वहाँ हर सरकारी कदम को शक की नजर से देखा जा सकता है। अगर प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता नहीं रखी गई या लोगों से ठीक से बात नहीं की गई, तो हो सकता है कि जो नाम बिल्कुल सही वजहों से हटाए गए हों, जैसे डुप्लीकेट या मृत वोटर या जो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गए हों, उनको भी ऐसे पेश किया जाए जैसे किसी खास ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है। इसी अविश्वास को कम करने के लिए ECI ने वो QR कोड वाले ID कार्ड, फॉर्म पर कॉन्टैक्ट डिटेल और अपील का सिस्टम रखा है। पर देखना होगा कि जमीन पे ये कितना भरोसा जगा पाता है। इस सब के बीच एक आम वोटर को क्या करना चाहिए? उनके लिए कोई प्रैक्टिकल सलाह? हाँ, आम वोटरों के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि BLO के आने के लिए तैयार रहें, वो कभी भी आ सकते हैं। जब वो आए तो विनम्रता से उनका ID कार्ड जरूर देखें, हो सके तो QR कोड स्कैन करें, फॉर्म पर उनका नाम और नंबर भी देख लें। ठीक है। दूसरा, अगर वो पहचान या पते का कोई प्रूफ मांगते हैं तो जो ECI ने लिस्ट दी है स्वीकृत दस्तावेजों की, जैसे आधार, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, उनमें से किसी की कॉपी तैयार रखें। जानकारी बिल्कुल सही दें। और सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है प्रक्रिया पर नजर रखना। जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट छपेगी दावे और आपत्तियों के लिए, तो उसमें अपना नाम जरूर चेक कर लें। अगर नाम कट गया है या कोई गलती है तो घबराए नहीं। जो टाइम लिमिट दी गई है
उसके अंदर आपत्ति या सुधार के लिए फॉर्म भरें। हम्म। प्रक्रिया में सुनवाई और अपील का सिस्टम इसीलिए बनाया गया है। अपने सारे जरूरी कागजात जैसे पुराना वोटर स्लिप, आधार, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, ये सब संभाल कर रखें। जरूरत पड़ने पर दिखाने पड़ सकते हैं। मतलब एक्टिव और जागरूक रहना ही सबसे अच्छा तरीका है। तो कुल मिलाकर अगर हम निकट भविष्य की बात करें, आने वाले कुछ महीनों की, तो पश्चिम बंगाल के लिए इस SIR का नतीजा क्या निकलता दिख रहा है? क्या उम्मीद करें? देखिए, इसका असली असर और नतीजा तो इस बात पर टिका है कि वेरिफिकेशन के बाद जमीन पर असल में क्या निकलता है, आंकड़े क्या बताते हैं। अगर इस पूरी एक्सरसाइज के बाद ये पता चलता है कि भाई ज्यादातर तो डुप्लीकेट नाम हटे, या मरे हुए लोगों के नाम हटे, या जो लोग परमानेंटली शिफ्ट हो गए उनके नाम हटे, और साथ ही अच्छी खासी संख्या में नए वोटर्स जुड़े, तो इसे एक कामयाब प्रशासनिक सुधार माना जाएगा। हाँ। तब कहेंगे कि हाँ, लिस्ट ज्यादा एक्यूरेट हो गई। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? और अगर नामों को हटाने पर खासकर कुछ खास समुदायों या इलाकों से जुड़े नामों को लेकर बड़े पैमाने पर विवाद खड़े हो जाते हैं, या वो दस्तावेजों की मान्यता वाला झगड़ा पड़ जाता है, तो फिर ये प्रक्रिया एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार से ज्यादा एक पॉलिटिकल झगड़े का कारण बन सकती है। इससे कोर्ट केस बढ़ सकते हैं और चुनाव की तैयारियों पर भी असर पड़ सकता है। तो दोनों बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल का साइज, करोड़ों वोटर और वहां की जो इंटेंस पॉलिटिकल लड़ाई है, उसको देखते हुए ये भी मुमकिन है कि हमें दोनों चीजें एक साथ देखने को मिले। मतलब कुछ हद तक लिस्ट सुधरे भी और साथ ही कुछ हद तक विवाद और पॉलिटिकल टेंशन भी बढ़ जाए। आने वाले कुछ महीने इस लिहाज से बहुत अहम होंगे। तो ये थी पश्चिम बंगाल में चल रहे विशेष गहन चुनावी पुनरीक्षण यानी SIR पर हमारी आज की काफी विस्तृत बातचीत। हमने कोशिश की समझने की कि ये प्रक्रिया क्या है, ये क्यों जरूरी है, इसके पीछे कानूनी और प्रशासनिक पहलू क्या है, पश्चिम बंगाल में इसका राजनीतिक माहौल क्या है और आम वोटरों और पूरी चुनावी व्यवस्था पर इसके क्या असर हो सकते हैं। संक्षेप में कहें तो ये चुनाव आयोग का एक बड़ा वेरिफिकेशन अभियान है। मकसद है आने वाले चुनावों के लिए एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार करना। लेकिन पश्चिम बंगाल के गरमाए हुए माहौल में ये एक सेंसिटिव मुद्दा बन गया है। दस्तावेजों से लेकर नाम कटने तक हर बात पर बहस और चिंताएं हैं। ऐसे में प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों को अपील करने का मौका देना, यही चीजें हैं जो इस पूरी कवायद में भरोसा बनाए रख सकती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। SIR का मकसद तो प्रशासनिक सटीकता और चुनावी निष्पक्षता है, ठीक है। लेकिन जब किसी राज्य में, खासकर ऐसे राज्य में जहां इतना पॉलिटिकल ध्रुवीकरण हो, वोटर लिस्ट का इतना इंटेंसिव, इतना पर्सनल लेवल पर वेरिफिकेशन होता है, जहां हर नागरिक को अपनी पहचान, अपनी मौजूदगी एक तरह से दोबारा साबित करनी पड़ती है। हाँ? तो क्या ये अनजाने में ही सही नागरिकों और राज्य के बीच का जो रिश्ता है उसकी प्रकृति को भी बदलता है? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, या ये कहीं ना कहीं हमारी नागरिकता की समझ पर और राज्य के साथ हमारे समीकरण पर भी असर डालता है? वाकई ये बहुत गहरा सवाल है और इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।